गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं मोशनल ईएमआई के बारे में, ठीक है। जिसमें मैंने रेखीय गति के कारण पढ़ लिया था ईएमआई, घूर्णन गति के कारण भी ईएमआई कंप्लीट हो चुका था अपना। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों पीरियोडिक ईएमआई, ठीक है, आवर्ती ईएमआई। जिसके बाद पढ़ेंगे अपन जनरेटर, ठीक है, एंड मोटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, देखो पीरियोडिक ईएमआई, ठीक है, आवर्ती ईएमआई, आवर्ती मीन्स पीरियोडिक, पीरियोडिक ईएमआई, आवर्ती ईएमआई। आपको बच्चों जब मैंने पहले समझाया था बहुत पहले टाइप्स ऑफ ईएमआई के बारे में बताया था अपन ने, टाइप्स ऑफ ईएमआई, जिसमें समझाते थे कि जब भी किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें ईएमआई घटना घटित होती है, ठीक है, जो कि 3 प्रकार से हो सकती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है केवल, तो उसके कारण जो ईएमआई हुई है उसे बोलते हैं स्थैतिक ईएमआई। अगर उसके एरिया में कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण फ्लक्स में चेंज हुआ है तो उसे बोलते हैं बच्चों डायनेमिक ईएमआई, ठीक है। और अगर थीटा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब एरिया वेक्टर, जो कुंडली का एरिया वेक्टर है और जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है, इस थीटा, इन दोनों के बीच जो एंगल थीटा है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है लगातार, तो उसके कारण जो ईएमआई हुई है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ईएमआई घटना घटित हुई है, उसे बोलते हैं आवर्ती ईएमआई, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ कह रहा हूं बच्चों, देखिए कुंडली, कुंडली के ए वेक्टर, कुंडली के ए वेक्टर व आरोपित बी वेक्टर, कुंडली के ए वेक्टर व आरोपित बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा, कोण थीटा में परिवर्तन के कारण फाई में, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। ए वेक्टर वो बी वेक्टर में जो कोण थीटा है, थीटा में परिवर्तन के कारण फाई में परिवर्तन होता है। किस प्रकार बच्चों, देखो चित्र के अनुसार देखें यहाँ पे, जैसे कि बच्चों यहाँ मान लीजिए ये एन पोल एस पोल दो पावरफुल मैग्नेट्स हैं। देख किस तरह से बच्चों यहाँ पे ये कुंडली दो मैग्नेट्स के बीच रोटेट हो रही है। इस प्रकार बच्चों ये एक एन पोल है, ठीक है, किसी मैग्नेट का एन पोल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे बच्चों ये एस पोल है, साउथ पोल, ठीक है। ये एन पोल और ये एस पोल अपन दिखा दिए, मीन्स एक दो पावरफुल मैग्नेट है, इसके एन पोल और ये एस पोल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसमें एक कुंडली को हम रोटेट कर रहे हैं अंदर, इस प्रकार से एक कुंडली घुमाई जा रही है। इस प्रकार बच्चों देखो ये कुंडली है, ये मान लो कोई आयताकार कुंडली दिखा दी अपन ने। इस आयताकार कुंडली को हम यहाँ पे इसमें रोटेट कर रहे हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब इन दोनों जो ये जो पोल्स हैं बच्चों, चुंबक हैं, इन चुंबक के पोल्स के कारण यहाँ पे अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसमें ये कुंडली रोटेट हो रही है। कैसे होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं चुंबक के पोल्स के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ आता है, एस, एन से एस की तरफ। इस ध्यान बच्चों एन से एस की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर है एन से एस की ओर, एन से एस की ओर यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखा दें कि इससे गुजर रहा है ये बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ बच्चों कुंडली का के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र ये गुजर रहा है, इस प्रकार से अपन देखा ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो कुंडली बच्चों कुछ इस प्रकार से रोटेट हो रही है, इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष इस कुंडली को अपन घुमा रहे हैं, ठीक है। इसके सापेक्ष हम इसको घूर्णन करा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कोणीय चाल से। इस कुंडली का जो ए वेक्टर है, चलो इसको घुमा रहे हैं, मान लो इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से ओमेगा कोणीय चाल से घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर हम जानते हैं, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, इसके तल के लंबवत इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर। तो बी एंड ए में जो एंगल थीटा है ये लगातार क्या होगा, चेंज, इस थीटा मान लगातार चेंज होगा, जिसके कारण यहाँ पे जो ईएमआई घटना घटित हो रही है इसे बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई, ठीक है। समझो कैसा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन देखें इसमें जो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स के कितना होगा, यहाँ बच्चों चित्र में कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, देखिए चित्र में कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या बच्चों, फाई इक्वल टू
एन बी ए कॉस थीटा। आप जानते हो फाइव बराबर क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, सूत्र को पता ही है। अब तो यहाँ पे इस एन बी ए को अपन लिखते हैं फाई नॉट और ये कॉस थीटा, थीटा को अपन जानते लिखते हैं ओमेगा टी लिखते हैं। और हम पढ़ते हैं वर्ती गति के अंदर पढ़ते हैं, जब भी कोई घूर्णन गति हो रही होती है, वर्ती गति हो रही होती है, तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्या होता है, कोणीय चाल ओमेगा इंटू टाइम टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी लिख दिया। इस प्रकार से ओमेगा से रोटेशन हो रहे हैं इसके, ठीक है। तो फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, इस एन बी ए को अपन ने फाई नॉट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ बच्चों जो फाई नॉट है, ये फाई नॉट क्या है, यहाँ फाई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए, फाई नॉट क्या बच्चों यहाँ पे एन बी ए को बता रहा है, ठीक है, बराबर मैक्सिमम मान जिसे हम शिखर मान कह सकते हैं, मैक्सिमम मान। और यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कोणीय विस्थापन, ताक्षणिक कोणीय विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे इसमें प्रेरित ईएमआई देखें, प्रेरित ईएमएफ कुंडली में प्रेरित ई निकालें तो ई कैसे निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी से। ई इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, माइनस ऑफ डी फाइव अपॉन डी टी, इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। फाइव ये रहा, ठीक है। चलो फाइव का मान रख दूं पहले तो मैं, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी, फाइव का मान आपने कितना लिया, ये एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फाइव का मान एन बी ए कॉस ओमेगा टी है, कर डालें इसका अवकलन तो देखिए क्या जाएगा बच्चों, ई बराबर एन बी ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस एन बी ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है साइन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा से गुणा कर दिया अपन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यह आ जाएगा ये ई का मान एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया ई का मान, ठीक है। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसे अपन क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसे हम बोले ना ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये एन बी ए ओमेगा क्या चीज है, ई नॉट है, मतलब ई का शिखर मान, मतलब मैक्सिमम मान। जैसे यहाँ पे फाई नॉट क्या था, एन बी ए क्या था, फाई नॉट क्या था, फाई का शिखर मान, ऐसे ई नॉट क्या है, ई का शिखर मान है, ठीक है। इसको अपने इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको अपने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया है। अब अच्छा तो कुंडली का अगर नेट प्रतिरोध आर है, अब यदि कुंडली परिपथ का नेट प्रतिरोध आर हो तो इसमें प्रेरित धारा आई बराबर कैसे निकाल सकते हो, ई अपॉन आर करके, प्रेरित धारा आई बराबर ई अपॉन आर कर सकते हैं। ये आपने ई का मान निकाला ही है, इसमें किसका भाग लगा दें, आर का, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ये एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी, फिर इसको लिख दें आई नॉट, तो जाएगा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको बोल दिया अपन ने समीकरण नंबर 3 बोल दिया इसको, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, ये अपन ने धारा का मान देख लिया। अब यहाँ पे इसमें देखिए एक स्टार पॉइंट के रूप में अपन समझें, अब चाहो यदि कुंडली तल परपेंडिकुलर बी वेक्टर, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, किस तरह से बच्चों, यूं समझिए कि जैसे कि इस तरह से बच्चों, ये मान लीजिए ये कुंडली का तल है, ये कुंडली का तल है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ बच्चों ये कुंडली का तल है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस पर लंबवत आरोपित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस पर लंबवत आरोपित है, कुंडली का तल है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लंबवत आरोपित हो रहा है। तो उस अवस्था में क्या होगा, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अर्थात थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो उस कंडीशन में फाई का मान क्या मिलेगा, देखिए फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे थीटा वाला 0 डिग्री पुट करेंगे तो फाई का मान कितना आएगा, फाई नॉट, मतलब मैक्सिमम, फाई का मान तो आएगा मैक्सिमम, बट आई एंड ई के आएंगे बच्चों 0, आई एंड ई के मान 0 आएंगे क्योंकि ये साइन के फलन के रूप में
जो फाई था वो तो कॉस फलन के रूप में था, कॉस 0 का मान तो हम जानते हैं अधिकतम होता है, मतलब 1 होता है, जबकि साइन 0 का मान 0, अर्थात फाई का मान तो अधिकतम है, लेकिन आई एंड ई के मान कितने हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, आई एंड ई 0 है। फिर बच्चों उसके बाद अगर यदि कुंडली का तल समांतर बी वेक्टर है, यदि कुंडली तल जो है पैरेलल बी वेक्टर है, समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उस केस में अब यहाँ पे फाई का मान तो क्या जाएगा 0, क्योंकि साइन कॉस 90 0 होता है। ठीक है, बट ई एंड आई, ठीक है, आई एंड ई के मान क्या आएंगे बच्चों, ये आएंगे अब मैक्सिमम, अब इनके मान मैक्सिमम आएंगे, मतलब आई का मान तो आएगा आई नॉट, ई का मान आएगा ई नॉट, जो कि मैक्सिमम ग्रुप में आ रहा है, आई बराबर आई नॉट एंड ई बराबर ई नॉट, मतलब मैक्सिमम मान प्राप्त होंगे। अब बच्चों कंफ्यूजन ये बनता है यहाँ पे इस जगह कि फ्लस्क 0 है तो आई एंड ई के मान अधिकतम कैसे आ रहे हैं, तो फ्लस्क अगर 0 है तो आई एंड ई तो 0 होना चाहिए, ये अधिकतम कैसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्या होता है देखिए, फ्लस्क के मान 0 होने के कारण आई या ई का मान 0 नहीं होता। अपन जानते हैं बच्चों लेंज के नियम से जानते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी डी, मतलब ई का मान जो है वो फाई के मान पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे, मतलब फाई में परिवर्तन की दर पे। ठीक है, तो ई एंड आई के मान है वो फाई में परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं, मतलब उस पर निर्भर कर रहे होते हैं। तो जब कुंडली घूम रही है तो एक क्षण के लिए यहाँ पे थीटा का मान जब 90 डिग्री आएगा, अर्थात उस समय एक क्षण के लिए फाई 0 बनेगा, परंतु उसमें लगातार कुंडली घूम रही है, एक क्षण के लिए फाई का मान 0 हुआ है, परंतु उस समय फाई में परिवर्तन की दर अधिकतम है, फाई का मान 0 है परंतु फाई में परिवर्तन की दर अधिकतम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई एंड आई अधिकतम आ रहे हैं। हाँ, अगर कुंडली रुक जाए, रुकी रहे, जहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, थीटा के मान 90 डिग्री के समय कुंडली रुकी हुई है, घूर्णन नहीं कर रुकी हुई है, तो फाई का मान 0 सदैव 0 बना रहेगा, अर्थात नियत बना रहेगा, तो उसका अवकलन भी क्या जाएगा 0, तो उस समय आई एंड ई 0 आएंगे, उस समय आई एंड ई 0 आएंगे, मीन्स फाई का मान सदैव 0 बना हुआ है, मतलब नियत है, तो ई एंड आई 0 आएंगे, परंतु कुंडली लगातार घूम रही है तो फाई का मान एक क्षणिक रूप से 0 आया, उसके बाद फिर वापस नॉन 0 हो जाएगा, तो उस समय फाई में परिवर्तन तो हो ही रहा है, तो परिवर्तन की दर उपस्थित है, इसलिए ई एंड आई के मान मैक्सिमम आ रहे होते हैं। आई बस समझ में, समझो मेरी भावनाओं का कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब देखें आगे, तो यहाँ पे ई एंड आई मैक्सिमम आए, क्लियर। अब तो यहाँ पे अपन ने इनकी समीकरण के रूप में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ई एंड आई को समझें, इसके अंदर ये जो ई की समीकरण लिखी है अपन ने, देखो पहले फाई की समीकरण देखें, यहाँ बच्चों देखो ई की समीकरण, अगला स्टार पॉइंट अपन देख रहे हैं, ई बराबर क्या है यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये देखा अपन ने, यहाँ पे इसके अंदर ये ई नॉट साइन ओमेगा टी में जो आपको दिख रहा है बच्चों ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है जो साइन के अंदर जो राशि लिखी होती है इसे बोलते हैं फेज, कला। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ई की कला है, कला मतलब फेज है, ये ई की कला हो गई, मतलब फेज हो गया। ऐसे ही अगर अपन बात करें बच्चों आई की समीकरण क्या आई थी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं साइन के अंदर राशि का लिखिए ओमेगा टी, तो ये राशि किसको बता रही है, आई की कला को, आई की कला को बता रही है। चलो अब बात करें फाई की, फाई का मान क्या लिखा था बच्चों, फाई नॉट कॉस ओमेगा टी, फाई बराबर फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इसको साइन के रूप में चेंज करें, ठीक है, तो हमें कला को तुलना करनी है, कला की तुलना करनी है तो सारे के सारे फलन साइन के पदों में होने जरूरी है, तो यहाँ पे इसको साइन के रूप में चेंज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा फाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे हम देखें ये जो राशि आपको दिख रही है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये कोष्टक के अंदर साइन का मान लिखा है, ये क्या चीज है, फाई की कला है। ठीक है, फाई की कला। तो अब यहाँ पे बच्चों अपन ने तीनों कला देखी, आई की, ई की, फाई की, तो यहाँ पे जो फाई की कला है इसमें पाई बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसका मतलब बच्चों रिजल्ट ये निकल गया है कि जो फाई की कला है, फाई की कला ई एंड आई से पाई बटा 2 ज्यादा होती है, अर्थात आगे होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं अतः फाई की कला ई एंड आई से पाई बटा 2 आगे मतलब ज्यादा,
होती है। अब अपन यहाँ देखें ये फेज हमें दर्शा क्या रहा है, क्या मतलब है इसका। ये लाइन लिखी मैंने फाई कला ई एंड आई से पाई बटा 2 आगे है, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब बच्चों क्या है, चलो ग्राफ समझाऊं उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर अपन इस पे ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए ये चीज जो मैंने लिखी है इसको ग्राफ से आप क्लियर कर सकते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, ये हम ग्राफ बना रहे हैं समय के साथ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। किसका, देखिए यहाँ पे इसमें ये अपन ग्राफ बना रहे हैं। एक तो ई एंड आई की बात करें बच्चों, तो पहले ठीक है ई एंड आई की, ये ग्राफ ई का है मान लो, ये ग्राफ ई का है, ठीक है। साइन के फलन के रूप में ई का मान साइन फलन के रूप में ये ग्राफ हो गया ई का, ठीक है। फिर ये ग्राफ बनाया मान लो बच्चों, ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ आई का है, ठीक है। ये ग्राफ किसका बच्चों, ई का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ बता रहा है आई का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बता रहा है आई वाला ग्राफ। अब बच्चों कॉस के रूप में ग्राफ है फाई का ग्राफ किसके रूप में, कॉस के रूप में। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं फाई वाला ग्राफ, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कॉस के रूप में, ठीक है। कॉस फलन के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। ये ग्राफ किसका बच्चों, फाई वाला ग्राफ है, जो कि हम देख रहे हैं कॉस फलन के रूप में आ रहा है फाई वाला ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे फेज आगे होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो अधिकतम मान है, समझना, अधिकतम मान पहले कौन प्राप्त करेगा, फाई, क्योंकि फाई का मान यहाँ पे पाई बटा 2 आगे है, अर्थात आई ई फाई तीनों के मान ही लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। आई ई फाई तीनों के मान लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम मान पहले कौन प्राप्त करेगा, फाई। कितना पहले प्राप्त करेगा, पाई बटा 2 एंगल, पाई बटा 2 एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री। पूरा कंप्लीट साइकिल कितना होता है, कंप्लीट साइकिल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है और एक कितना है 90 डिग्री, मतलब 1/4, मतलब एक चक्र होने का जो समय अगर कैपिटल टी है तो ये टाइम कितना है 1/4 आवर्तकाल, अर्थात 1/4 आवर्तकाल के बराबर समय। इतना टाइम पहले जो फ्लक्स के ये अपना चरम मान प्राप्त कर चुका होगा, उसके बाद में, ठीक है, फाई ने जब चरम मान प्राप्त किया उसके T/4 समय पश्चात, मतलब कैपिटल T/4 मतलब 1/4 आवर्तकाल समय पश्चात ई एंड आई चरम मान प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए ग्राफ, जैसे इसने स्टार्टिंग में एक चरम मान प्राप्त कर लिया है, फिर घट रहा है, फिर यहाँ पे आई और ये भी इस समय न्यूनतम है, ये अधिकतम मान प्राप्त करें यहाँ पे आके, इस जगह यहाँ पे आके अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कितनी देर बाद, कैपिटल T/4 समय पश्चात अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं। पाई बटा 2 तो क्या है, एंगल, एक चक्र का चौथाई एंगल हो गया। तो समय की बात करें तो इसके समकक्ष समय कितना आएगा, एक आवर्तकाल का चौथाई टाइम, ठीक है। तो T/4 टाइम पे ई एंड आई अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रहे होंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये तो अपने पढ़ा इस पीरियोडिक ईएमआई के बारे में। अब यहाँ पे पीरियोडिक ईएमआई पे जो बेस्ड उपकरण है, इस पे बेस्ड जो उपकरण होता है बच्चों वो होता है जनरेटर। जनरेटर के अंदर क्या होता है बच्चों, कुंडली लगातार घूम रही होती है, ठीक है, मतलब कुंडली को हम लगातार घुमाते हैं, कुंडली घुमाने से उसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और उसी को फिर हम यहाँ पे आउटपुट के अंदर प्राप्त करते हैं, अर्थात उपकरण को चलाने का काम। जैसे कोई भी जनरेटर है, जन अपन देखते हैं जब भी लाइट चल जाती है अचानक से जनरेटर चालू करते हैं, जनरेटर चालू करने पर, ठीक है, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे ऑन हो जाते हैं, फैन, टीवी, ट्यूबलाइट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती है। तो किस प्रकार से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, किस तरह इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, वही अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में अपन देखें, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन आएंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम डायनामो बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं इसको, डायनामो, ये भी सही है, ठीक। डायनामो वर्ड भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, डायनामो। तो क्यों क्या करता है, देखिए ये ईएमआई सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, पीरियोडिक ईएमआई पे। तो हम देखें इसके बाद 2-3 लाइन अपन देखें क्यों, पहला पॉइंट तो एक ही है, यह आवर्ती ईएमआई, आवर्ती ईएमआई सिद्धांत पर आधारित है, आवर्ती ईएमआई सिद्धांत पर आधारित है, आवर्ती ईएमआई सिद्धांत पर आधारित है, जो कि बच्चों क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, परिवर्तित करता है, मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ बच्चों कुंडली, ये कुंडली दिखा रखी है, इस प्रकार से कुंडली होती है, वही कुंडली जो भी अपन ने पीरियोडिक ईएमआई में दिखाई थी वही कुंडली है। अब बच्चों इसको जब हम घुमाते हैं तो इसको घुमाने में इसके अंदर लगातार फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे आउटपुट में कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए इसके अंदर बच्चों आगे कुंडली से आगे इस प्रकार से ये स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होती हैं, सर्पी वलय, ठीक है, इस प्रकार बच्चों कुंडली दिखा रखी है। कुंडली का जो रोटेशन है, इस प्रकार से कुंडली का रोटेशन हो रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कुंडली का रोटेशन होता है। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन आगे हम लेते हैं इस प्रकार से लोड रेजिस्टेंस से। यहाँ बच्चों लोड रेजिस्टेंस है RL। क्या होता है लोड रेजिस्टेंस, समझाता हूँ आपको मैं। लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करके इस पर हम प्राप्त करते हैं आउटपुट। ठीक है, इस पर हम प्राप्त करते हैं आउटपुट। ये हमारा बच्चों लोड रेजिस्टेंस है RL, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों ये आर्मेचर कुंडली है, ये लगातार रोटेट हो रही है, तो हम जानते हैं कुंडली एक किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है जनरली, और तांबे का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, उसे बोलते हैं आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध। इस कुंडली का जो प्रतिरोध है इसे बोलते हैं आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध, जिसका मान होता है RA, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल। इस कुंडली का प्रतिरोध क्या बच्चों, RA। ठीक है, अब इस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, उस प्रेरित विद्युत वाहक कारण बच्चों यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार बच्चों लगातार धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I, इस प्रकार बच्चों लगातार इसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है, I धारा। तो इस I धारा प्रवाहित होने के कारण ये I धारा इसके अंदर प्राप्त हुई, ये क्या है, प्रेरित धारा I। ठीक है, तो बच्चों इसमें धारा जो प्रेरित हुई है इस प्रकार से होती है, परिपथ से घूम रही है धारा। अब बच्चों इस RL के सिरों पर हमें प्राप्त होता है आउटपुट, जिसे बोलते हैं V आउट। तो इस आउटपुट वोल्टेज का मान कितना आएगा, I इंटू RL। दिख ही रहा है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है I इंटू RL होता है। अब ये लोड प्रतिरोध है क्या, इसको समझें आप। तो समझो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कुछ नहीं, अपन एक सर्पी वलय लगा रखी है। सर्प मतलब फिसलने वाली वलय, इसे स्लिप रिंग कहते हैं। स्लिप रिंग्स मतलब सर्पी वलय, सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स मतलब इस पे ये वायर आराम से फिसलता है, रोटेट हो रहा होता है। अब बच्चों समझो, क्या ध्यान समझें, ये हमारी कुंडली है, इसको हम लगातार घुमा रहे हैं, घुमाने से इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने इस कुंडली को इस प्रकार से इस लोड RL से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, देखो ये सिरा यहाँ से इससे कनेक्टेड है, ये सिरा यहाँ से कनेक्टेड है, RL से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसके कारण इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप देखिए इस परिपथ में नेट प्रतिरोध कितना है, RA एंड RL, मतलब RA प्लस RL इस निकाय का नेट प्रतिरोध हो गया, क्योंकि पूरे में धारा वही घूमी, एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप के अंदर होती धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। तो हम देखते हैं ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अनुसार हैं, RA व RL। RA तो खैर हमारी मजबूरी है, कि कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, उसे हम जितना कम से कम रखेंगे, अर्थात तांबे की कुंडली का उपयोग करेंगे, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब ये RL क्या चाहिए बच्चों, RL क्या चाहिए, देखो हम जनरेटर से क्या करते हैं बच्चों, किसी उपकरण को चलाते हैं, जैसे अपन जाते हैं बच्चों, कभी कोचिंग सेंटर पे लाइट चली जाती है, तो हम जब जैसे हम जनरेटर चालू करते हैं, तो जनरेटर चालू करने पे जो फैन, ट्यूबलाइट्स वगैरह अपने आप वापस ऑन हो जाते हैं। तो ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब जैसे लाइट दी अपने जनरेटर ऑन किया, तो जनरेटर ऑन करने से क्या होता है बच्चों, उसमें कुंडली को हम चालू हो जाते हैं, मतलब जो उसमें डीजल जलता है, उसकी डीजल के जलने से अंदर कुंडली का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। कुंडली के रोटेशन से फिर उसके अंदर EMF उत्पन्न होता है, और उस EMF से हमारे पूरे जो परिपथ है, हमारी पूरी बिल्डिंग का जो परिपथ है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। अब इस बिल्डिंग में जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, मान लो चलो एक ही एलिमेंट कनेक्टेड है, वो है ट्यूबलाइट, एक ही एलिमेंट है, ट्यूबलाइट है, और हमें उसको लाइट चली गई, जनरेटर चालू करके ट्यूबलाइट को ऑन करना है, तो बच्चों उस ट्यूबलाइट को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में उस ट्यूबलाइट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में दो तार होती हैं, एक तार को इस सिरे पर जोड़ देंगे, एक तार को इस सिरे पर, तो बीच में क्या आ गई, ट्यूबलाइट। तो ये RL क्या है, इस ट्यूबलाइट का प्रतिरोध है, RL इस ट्यूबलाइट का प्रतिरोध है। तो क्योंकि हमने जो आउटपुट प्राप्त किया, किसे प्राप्त करें, इस ट्यूबलाइट पे, मतलब लोड जो ले रहे हैं, जो जनरेटर में प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ है, वो लोड फिर हमने कहाँ प्राप्त किया है, किसे प्राप्त किया, जो ट्यूबलाइट पे। तो इस ट्यूबलाइट का जो प्रतिरोध है, इसे हम क्या बोलेंगे, RL। ठीक है, या मान लो बच्चों यहाँ पे ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट और 3 पंखे हम चला रहे हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 ट्यूबलाइट और 3 पंखे जोड़ देंगे समांतर क्रम में।
2 ट्यूबलाइट और 3 पंखे यहाँ पे सब समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो अब उस समांतर क्रम का जो नेट प्रतिरोध आएगा R1, R2, R3, R4, R5, इन सभी का जो नेट प्रतिरोध आएगा वो क्या कहलाएगा? RL, नेट RL प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं लोड प्रतिरोध कोई अलग से जोड़ा गया प्रतिरोध नहीं होता, जिस उपकरण को अपन चला रहे हैं जनरेटर की सहायता से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बस लोड प्रतिरोध। ठीक है, जिसपे हमें आउटपुट प्राप्त करना है उसे लोड प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखें, कई जगह काम में आएगी चीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये अपन देखा, अब यहाँ पे इसमें आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध RA है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ कुंडली को घुमाने पर इसमें, ठीक है, इसके परिपथ में E एंड I, ठीक है, परिपथ में E एंड I उत्पन्न होते हैं, ये अपन ने देखा बच्चों, E एंड I के मान उत्पन्न होते हैं। अब बच्चों देखिए इसकी कुंडली का नेट प्रतिरोध R हो, तो अब यदि, ठीक है, अब यदि आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध RA तथा लोड प्रतिरोध, लोड समझ गए ना क्या चीज है? लोड प्रतिरोध क्या कहते हैं? लोड का प्रतिरोध RL हो तो परिपथ में धारा, इसमें प्रेरित धारा या उत्पन्न धारा, एक ही बात है, प्रेरित धारा बोलो, उत्पन्न धारा क्या जाएगी बच्चों? I इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? I बराबर E अपॉन आर नेट से, यहाँ पे I बराबर E अपॉन कर देंगे आर नेट, तो E अपॉन आर नेट का मान कितना है? RA प्लस RL, ये जाएगा E अपॉन RA प्लस RL, ये जाएगा नेट प्रतिरोध। ठीक है, तो आ गया बच्चों, अब इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों इसको अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये I इंटू E बराबर, E बराबर क्या है बच्चों? E बराबर IRA प्लस IRL, ये आएगा E बराबर IRA प्लस IRL। अब एक काम करें, दोनों तरफ I से गुणा कर दूं, तो हो जाएगा IE बराबर I स्क्वायर RA प्लस I स्क्वायर RL, गुणा कर सकते हैं। अब चलो देखो यहाँ पे, अब ये जो समीकरण आ गई, ये शक्ति के रूप में समीकरण आ गई है। ठीक है, ये समीकरण शक्ति के रूप में बता रही है, क्या कहना चाहती है? देखो यहाँ पे इसमें I इंटू ई, अभी I इंटू आई क्या है? टोटल धारा, E क्या है? टोटल विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुए, कुल धारा और कुल विद्युत वाहक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कुल उत्पन्न शक्ति जाएगी, कुल उत्पन्न शक्ति, ये बता रहा है कुल उत्पन्न शक्ति को, ये कुल उत्पन्न शक्ति बता रहा है। ठीक है, अब तो I स्क्वायर RL, ये क्या चीज है? कुल निर्गत शक्ति, या कहते हैं उपयोगी निर्गत शक्ति, ये उपयोगी निर्गत शक्ति बता रहा है। उपयोगी निर्गत शक्ति में कितनी शक्ति हमें प्राप्त हो पाई लोड RL पर, ये क्या बच्चों? उपयोगी निर्गत शक्ति बता रहा है। अब I स्क्वायर RA क्या है बच्चों? RA ये जो आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध है, इस पे शक्ति क्षय, क्योंकि RA हम जानते हैं इस तार का प्रतिरोध जो कि मजबूरी होती है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्रतिरोध होगा तो होगा ही होगा। ठीक है, इस पर जो शक्ति लॉस हो रही है ऊष्मा के रूप में, इसे बोलते हैं क्षय शक्ति। ठीक है, क्या बता बच्चों? आर्मेचर कुंडली पर क्षय शक्ति, आर्मेचर कुंडली पर क्षय शक्ति किसके रूप में बच्चों? ऊष्मा के रूप में। आर्मेचर कुंडली पर क्षय शक्ति ऊष्मा के रूप में, मतलब हम देखते हैं कुंडली गर्म हो जाती है, ये कुंडली गर्म हो जाती है, तो इस पर आर्मेचर कुंडली पे जो ऊष्मा क्षय हो रहा है, ठीक है, ये मतलब बेकार जा रही है, शक्ति किसी काम की नहीं आ रही। ठीक है, अब बच्चों ये क्यों लिखा मैंने समीकरण को? क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं दक्षता। तो देखिए दक्षता कैसे निकालते हैं, देखिए दक्षता अगर ज्ञात करें,
अतः अगर अपन निकालें दक्षता, तो आप जानते हो दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं दक्षता, ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर, यूजफुल आउटपुट पावर मतलब उपयोगी उपयोगी निर्गत शक्ति, उपयोगी निर्गत शक्ति बटे में कुल उत्पन्न शक्ति, कुल उत्पन्न शक्ति या कहते हैं कुल निवेशित शक्ति, एक ही बात है, कुल उत्पन्न शक्ति बोल रहे हो या कुल निवेशित शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे उपयोगी निर्गत शक्ति कितनी हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। इसको हम पी आउट अपॉन पी इन बोल सकते हैं, पी आउट अपॉन पी इन, ठीक है, यूजफुल पी आउट अपॉन टोटल पी इन, यूजफुल पी आउट अपॉन टोटल पी इन, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और जो पी आउट का मान कितना है यहाँ पे आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। तो ये तो मान बता रहा है आई स्क्वायर आर एल को, आई स्क्वायर आर एल, और टोटल पी इन का मान कितना है आई ई, ये रख दिया मान आई ई। तो एक आई से एक आई काट दो, तो यहाँ पे ईटा बराबर क्या होगा बच्चों, ईटा इज इक्वल टू हो गया आई आर एल अपॉन ई, आई आर एल अपॉन ई, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ईटा। इसको अगर अपन परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें, प्रतिशत के रूप में, तो अगर यूं लिखते हैं इसको ईटा प्रतिशत, मतलब प्रतिशत दक्षता निकालें तो उसमें बोलते हैं आई आर एल अपॉन ई इंटू 100%। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत दक्षता, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दक्षता। तो इसमें जो 2-3 चीजें पूछता है, एक तो धारा के बारे में पूछता है, समीकरण लिख दी, एक दक्षता के बारे में पूछता है, और तीसरी चीज यहाँ जो पूछ सकता है, ये अपन देखें स्टार पॉइंट ग्रुप में, स्टार पॉइंट ग्रुप में बच्चों यहाँ पे जो इसमें जो एसी उत्पन्न हो रही है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब ये जो धारा प्रवाहित हुई है इसके अंदर आई, ये जो यहाँ पे जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है आई, ये किस प्रकार से बच्चों, एसी धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा इसके अंदर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये जो धारा उत्पन्न हुई है प्रत्यावर्ती धारा, इसकी आवृत्ति क्या होगी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस एसी, उत्पन्न एसी की आवृत्ति, तो उत्पन्न बच्चों एसी की जो आवृत्ति होती है एफ, इसका सूत्र होता है एफ इजकल टू एन इंटू पी बाई टू, एन इंटू पी बाई टू। यहाँ बच्चों इसके अंदर एन इंटू पी बाई टू, इसमें एन क्या चीज है, यहाँ बच्चों जो एन है, यहाँ जो एन बता रहा है बच्चों, यहाँ एन इजकल टू रोटेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब घूर्णन आवृत्ति, घूर्णन आवृत्ति, मतलब इसको हम लगातार घुमा रहे हैं, इसको लगातार कुंडली घुमा रहे हैं, तो प्रति सेकंड कितनी बार घुमा रहे हैं, मान लो एक सेकंड मान लो 100 बार घूम रही है, एक सेकंड में 100 बार घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे 100 हर्ट्ज, एन का मान कितना है 100 हर्ट्ज है, ठीक है। एक सेकंड में अगर मान लो 10 चक्कर लगा रही है तो हम बोलेंगे 10 हर्ट्ज एन। और पी यहाँ पे क्या बच्चों, पी यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स मतलब ध्रुवों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुवों की संख्या। तो यहाँ पे देखें इस चित्र में कितने पोल दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक एस पोल, 2 पोल है चित्र में, ठीक है। तो हम देखें चित्र में एग्जाम्पल रूप में देख लें, चित्र में जो पोल्स हैं पी बराबर कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स, ध्रुवों की संख्या एन बराबर, सॉरी पी बराबर कितनी है, ध्रुवों की संख्या पी बराबर 2 है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो एफ होगा, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू 2/2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, एफ बराबर एन। एफ बराबर एन मतलब जिस आवर्ती से आप इसको घुमा रहे हो उसी आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा भी यहाँ पे उत्पन्न होगी, ये चीज अपन देख लिया, ठीक है। एफ बराबर क्या आएगी एन, जैसे आपने एक सेकंड में इसको 50 चक्कर लगाए, इस तरह रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो उत्पन्न इस धारा है उसका मान भी क्या होगा, 50 हर्ट्ज के बराबर ही होगा, ठीक है। चलो अब बच्चों इस पे एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल कह सकता है आप एक जनरेटर की आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध आर ए बराबर 10 ओम है, ठीक है। यदि इससे जोड़े गए लोड का प्रतिरोध 2 ओम हो तो प्रवाहित धारा 4 एम्पियर प्राप्त होती है। जनरेटर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ तथा इसकी दक्षता का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ बच्चों पहले ईएफ का मान निकालना है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं समीकरण 1 का, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जानकारी दे रखी है, यहाँ पे जानकारी आपको आर ए आर एल ई की जानकारी, आई की जानकारी दे रखा है, ई निकालना है। आई कितना जाएगा 4,
ठीक है, आर ए प्लस आर एल करेंगे तो 10 + 2, ठीक है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या होगा 48 वोल्ट। तो ई बराबर क्या होगा 48 वोल्ट, ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, उसका बच्चों फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दक्षता निकालनी है प्रतिशत के रूप में, ईटा परसेंट बराबर क्या लिखा था ये, आई आर एल अपॉन ई इंटू 100%। बस यहाँ रख दो मान, आई का मान तो 4 है, आर एल का मान 2 दे रखा है, ई का मान 48 निकाला अपन ने इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, नीचे 8 छंग 48, तो 100/6, 100/6 का मान 16.6% हो जाएगा, 16.6%। यह आ जाएगा बच्चों, दक्षता का मान निकाल लिया 16.6%। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, ऐसे ही सेम बच्चों अगला जो टॉपिक अपन देखते हैं इसमें वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। अभी तो पढ़ लिया अपन ने इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये ईएमआई सिद्धांत पर आधारित नहीं होती। मोटर करती क्या एक्चुअल में, वो जो मोटर का काम क्या है, जैसे अपन पंख देखते हैं, पंखे में मोटर लगी हुई है, क्या करता है बच्चों, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी अपन फ्लो करते हैं इसमें तो पंखा घूमना स्टार्ट करता है। अर्थात ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब जो विद्युत ऊर्जा है उसको चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब घूर्णन गति ऊर्जा में। क्या हम कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। ठीक है, परिवर्तित करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। पहली चीज तो अपन देख ली। और जो उसका सिद्धांत क्या है, अगर अब ये ईएमआई सिद्धांत पर आधारित नहीं है तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या होता है, देखो जैसे अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें हम देखते हैं अगर कोई कुंडली, धारावाहिक कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर एक बलागुण लगता है, टॉ = NIAB sin थीटा। ठीक है, और इस बलागुण के कारण कुंडली में घूर्णन की टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो उसी सिद्धांत पे ये मोटर आधारित है। अर्थात हम कहते हैं किसका सिद्धांत बच्चों, बी वेक्टर में, जो बी वेक्टर है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर में धारावाही कुंडली पर, बी वेक्टर में धारावाही कुंडली पर बलागुण कितना होता है बच्चों, बलागुण का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब बलागुण सिद्धांत बी वेक्टर में धारावाही कुंडली बलागुण पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, इस सिद्धांत पर ये आधारित है, ये अपन ने देख लिया। अब तो फिर क्या होता है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी द्वारा, ठीक है, तो क्या होता है, देखो बैटरी द्वारा, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ये चित्र समझे, ये कुंडली है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में उसकी कुंडली रखी है, आर्मेचर कुंडली। यहाँ बच्चों हम इस जगह इस प्रकार से, अभी तो अपन ने स्लिप रिंग का यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करते हैं कम्यूटेटर का, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, मतलब ये तार का जो सिरा है, कुंडली का सिरा इस प्रकार से इस शेप से कनेक्टेड होता है। ये शेप ही मान लो एक आधी कटोरी जैसे, अर्ध कटोरी, अर्ध गोला जो होता है आधी कटोरी, उसकी तरह शेप होती है ये। ठीक है, और यहाँ पे ब्रशेस होते हैं जिस पे ये आराम से घूर्णन कर सकती है, इन दोनों ब्रश के बीच में कटोरियाँ घूर्णन कर सकती है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अपन ने बैटरी जोड़ दी है। अब बच्चों बैटरी जोड़ते हैं अपन, जब धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार से, यहाँ से होती है धारा, इसमें जाती है इस कुंडली में, तो ये क्या बन जाती है, धारावाही कुंडली। तो धारावाही कुंडली पे चुंबकीय क्षेत्र आपने आरोपित कर रखा है, चुंबकों की सहायता से इस पे क्या लगता है, बलागुण, और इसमें घूर्णन प्रारंभ हो जाता है। हम देख रहे हैं क्या कह रहा हूँ, देखो बैटरी द्वारा, बैटरी द्वारा धारा आई प्रवाहित करने पर, बैटरी द्वारा आई प्रवाहित करने पर यहाँ पे बलागुण लगता है। ठीक है, कुंडली पर क्या लगता है बच्चों, बलागुण। कितना, बलागुण टॉ बराबर NIAB साइन थीटा, टॉ बराबर NIAB साइन थीटा आरोपित होता है। ठीक है, कुंडली पर बलागुण के कारण
कुंडली घूर्णन स्टार्ट कर देती है, कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर देती है, ठीक है, जिससे बच्चों इस कुंडली में अब देखो कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर दिया। अब अपन जब कुंडली घूर्णन कर रही है तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं होगा। कुंडली ने धारा के कारण घूर्णन प्रारंभ कर दिया है, अब जैसे घूमना प्रारंभ करेगी तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं भी किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है स्मॉल ई, ठीक है। और बच्चों अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो ई लेंज के नियम के अनुसार अपन जानते हैं वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि अपने ही उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करता है। तो स्मॉल ई के उत्पन्न होने का कारण कौन है? कुंडली का घूमना। कुंडली घूमी क्यों है? धारा के कारण। और धारा क्यों प्रभावित हुई? बैटरी के कारण। अर्थात जो विद्युत वाहक बल है वो इस बैटरी ई का विरोध कर रहा होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कर देती है, जिससे क्या होता है बच्चों यहाँ पे इसमें ई उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, कुंडली में विद्युत वाहक बल स्मॉल ई प्रेरित हो जाता है, जो कि कैपिटल ई का विरोध करता है। कैपिटल ई का विरोध करता है। इस ई को हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ, पश्च विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इस ई को पश्च विद्युत वाहक बल मतलब बैक ईएमएफ कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। और जो कुंडली जितना ज्यादा तेज घूमेगी स्मॉल ई का मान उतना ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब स्मॉल ई का जो मान है समानुपाती होता है ओमेगा, ई प्रोपोर्शनल टू होता है ओमेगा ऑफ कॉइल, मतलब कुंडली के ओमेगा के डायरेक्ट समानुपाती होता है स्मॉल ई का मान। मतलब जितनी फास्ट कुंडली घूमेगी ई उतना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो बनेगा ई समानुपाती क्या रहा है? ओमेगा ऑफ कॉइल। अब यहाँ पे देखिए आपसे कहा ई जो है कैपिटल ई का विरोध कर रहा है, अतः यहाँ पे जो ई नेट है, ई नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा? ई माइनस ई। कैपिटल ई तो आपने बैटरी लगाई रखी है, स्मॉल ई बैटरी का विरोध कर रहा है, तो इस निकाय में इस सिस्टम में कुल ईएमएफ का मान क्या हो गया? ई माइनस स्मॉल ई। तो इससे बच्चों धारा जो प्रवाहित होगी आई इज इक्वल टू अपन देखें ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन आर नेट। तो ई नेट का मान तो यहाँ पे ई माइनस ई आपको दिख ही रहा है, और आर नेट के रूप में केवल एक आर्मेचर कुंडली है आर ए, ठीक है, ये लिख दिया आर ए। हाँ, इसका अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया होता स्मॉल आर, यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया गया होता तो क्या लिखते? आर ए प्लस स्मॉल आर कर देते यहाँ पे अपन आर नेट का मान। कब? अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया गया होता बैटरी का, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू ये लिख दिया अपन ने। अब इसको शक्ति वाले समीकरण के रूप में चेंज करें, अभी तो समीकरण नंबर 1 हो गई, इसको शक्ति के रूप में चेंज करना चाहें तो क्या जाएगा? देखिए आई आर ए बराबर ई माइनस ई, यहाँ से कैपिटल ई निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा आई आर ए प्लस स्मॉल ई, ठीक है। अब दोनों तरफ हम कैपिटल आई से गुणा कर दें तो आई ई बराबर आई स्क्वायर आर ए प्लस आई ई, ठीक है। अब तो यहाँ पे आई क्या है? टोटल धारा, और ई क्या है? आरोपित बैटरी। तो ये चीज बता रही है निवेशित शक्ति को, ठीक है, कुल निवेशित शक्ति को बता रहा है ये मान, तो कुल निवेशित शक्ति, ठीक है। आई इंटू ई क्या बच्चों? कुल निर्गत शक्ति है, उपयोगी निर्गत शक्ति को बता रहा है ये, उपयोगी निर्गत शक्ति। अच्छा, कैसे पता चला कि उपयोगी निर्गत शक्ति है? स्मॉल ई तो यहाँ पे विरोध कर रहा है, फिर आपके उपयोगी निर्गत शक्ति कैसे हुआ? देखिए बच्चों, हमारा मोटर में उद्देश्य क्या होता है? हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, पंखा घूमता है, हम चाहते हैं जितना तेज घूमे पंखा उतना अच्छा कहलाएगा, ठीक है, अर्थात उसकी दक्षता उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा तेज घूमेगा उसका ई भी उतना ज़्यादा होगा, अर्थात ई जितना ज़्यादा आएगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि हमारे पंखे का तेज घुमाना ही तो हमारा उद्देश्य होता है, अर्थात पंखे का तेज घूमना वाला स्मॉल ई का मान ज़्यादा प्राप्त होना
यही हमारा मेन पर्पज है। तो I इंटू ई क्या बताता है, उपयोगी निर्गत शक्ति को। और आई स्क्वायर आर है, तो आप देख ही रहे हैं इस लोड जो आर्मेचर प्रतिरोध है, आर्मेचर प्रतिरोध पे क्षय शक्ति है, ठीक है, आर्मेचर कुंडली पर क्षय शक्ति, जो कि अपन देखते हैं किस रूप में होती है बच्चों, ऊष्माक रूप में क्षय होती है, ठीक है। अब बच्चों इससे अपन निकाल सकते हैं दक्षता का मान। तो क्या आ जाएगा बच्चों, दक्षता देखिए यहां पर हम निकालें दक्षता ईटा निकालें तो कैसे निकालेंगे दक्षता, पी आउट अपॉन पी इन के रूप में, ठीक है, पी आउट अपॉन पी इन मतलब उपयोगी निर्गत शक्ति, उपयोगी पी आउट अपॉन उपयोगी पी आउट अपॉन टोटल पी इन, उपयोगी पी आउट का मान कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, आई ई, और टोटल पी इन का मान कितना है, आई इंटू कैपिटल ई। तो आई से आई कट गया, कितना बच्चों, ई अपॉन कैपिटल ई आ गया, ई अपॉन कैपिटल ई। और फिर आपको यहाँ पे इसकी दक्षता देखनी है, तो यहाँ पे दक्षता का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ईटा परसेंट अगर निकालें तो यहाँ पे जो ईटा प्रतिशत आएगा, ईटा प्रतिशत बराबर कैसे निकाल लेंगे, इसको गुणा कर देंगे 100 से इंटू 100%, ये आ गई दक्षता। तो इससे अपन क्या निकाल सकते बच्चों, दक्षता ज्ञात कर सकते हैं, ये दक्षता सूत्र आ गया। उसके बाद फिर अपन देखें दक्षता के बाद, अब यहाँ पे एक दो स्टार पॉइंट अपन देखें। एक स्टार पॉइंट ग्रुप में देखिए, और तो जैसे हम यहाँ पे मोटर को स्टार्ट करेंगे, सुनना, जैसे अपन मोटर स्टार्ट करेंगे, मोटर स्टार्ट करते ही सही, चलो उसमें लिखते हैं ऊपर, मोटर स्टार्ट करते सही क्या होगा, देखिए मोटर स्टार्ट करते ही तो जो मोटर स्टार्ट करते ही यहाँ पे क्या होगा, इसमें ओमेगा मान क्या है, 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे अपन ने मोटर स्टार्ट करी उस समय ओमेगा कितना है, 0 है, ओमेगा का मान 0 है, तो ओमेगा 0 है तो स्मॉल ई का मान भी क्या आएगा, 0, ओमेगा 0 तो स्मॉल ई 0, दिस इंप्लाइज स्मॉल ई का मान 0। और जो स्मॉल ई 0 है, स्मॉल ई का मान 0 है, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ई का मान 0 रखेंगे तो आई बराबर क्या आएगा, कैपिटल ई अपॉन आर ए, आई बराबर कैपिटल ई अपॉन आर ए आएगा, कैपिटल ई अपॉन आर ए, जो कि क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम। क्यों आएगा मैक्सिमम, आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ई यहाँ पे माइनस हो रहा है, अब माइनस होने वाली राशि 0 है तो आई का मान क्या मिलेगा आपको, अधिकतम। तो जैसे मोटर स्टार्ट करते हैं धारा क्या होती है, अधिकतम, ठीक है। अब बच्चों फिर ओमेगा इंक्रीज होता है, अब बच्चों यहाँ पे ओमेगा का मान इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि धीरे धीरे मोटर की स्पीड बढ़ेगी, पंखा चालू करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ओमेगा इंक्रीज होगा तो उससे ई का मान भी क्या होगा, इंक्रीज, तो आई ई इंक्रीज होगा तो धारा क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। अब धारा डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर देखें फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम। फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि पंखा मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है, मैक्सिमम स्पीड आ जाता है तो उसके में ई का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो उससे में फिर धारा आई जो प्राप्त होगी, आई बराबर ई माइनस ई अपॉन आर ए बराबर क्या आएगी बच्चों, मिनिमम। उस समय धारा मिनिमम होती है, जब पंखा अधिकतम स्पीड पे घूम रहा होता है उस समय धारा का मान न्यूनतम होता है, ये चीज अपन देखी। फिर लास्ट स्टार पॉइंट्स में देखें अपन एक, तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं धीरे धीरे ई का मान बढ़ रहा है, तो जब ई का मान E/2 के बराबर होता है, जब बच्चों ई बराबर E/2, इस समय तब परिपथ में कुल शक्ति, परिपथ की कुल शक्ति जो है, कुल शक्ति मैक्सिमम प्राप्त होती है, P बराबर मैक्सिमम प्राप्त होती है। कैसे आएगी बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा से, कुछ नहीं करना, अवकलन 0 कर दो शक्ति का, ठीक है। जो शक्ति का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ई, आई इंटू ई है, आई का मान रख देना ई माइनस ई अपॉन आर ए, ठीक है। फिर अवकलन करके 0 करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। वैसे मॉड्यूल के अंदर समझा रखा है, देखना चाहो देख लेना, बस मैं आप डायरेक्ट याद रखो, ई बराबर E/2 पे शक्ति अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस समय अपन देखें, इस समय बच्चों यहाँ पे आई का मान प्राप्त करोगे तो आई कितना आएगा, आई बराबर ई माइनस E/2 बटे में आर ए, तो कितना जाएगा ये, ई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए, ई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ए। और अगर दक्षता निकालें तो दक्षता क्या होगी बच्चों, इस समय दक्षता का मान यहाँ पे ई अपॉन ई करेंगे तो क्या जाएगा, E/2 अपॉन ई इंटू 100%, तो क्या आएगा बच्चों, 50%। इस समय दक्षता क्या आएगी, 50% आएगी,
ये अपन देख लिया। क्लियर? तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो समीकरण एक इंपॉर्टेंट हो गई, एक दक्षता वाली, और एक ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस पे एक एग्जाम्पल देखें। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, इसमें 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल और मोटर की दक्षता बतानी है। तो बच्चों एक तो समीकरण इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धारा की जानकारी ई आर ए दे रखे हैं, तो आई बराबर ये अप्लाई कर दें ई माइनस ई अपॉन आर ए, ये लगा दिया। धारा कितनी है बच्चों? 1.5, धारा का मान रख देंगे 1.5, कैपिटल ई का मान आपको दे रखा है 20 वोल्ट, माइनस स्मॉल ई अपॉन आर ए 10, तो गुणा कर दो, कितना आ गया 15 बराबर 20 माइनस ई, तो ई बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट, तो ई का मान बच्चों 5 वोल्ट आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालनी दक्षता, तो दक्षता क्या होती है? ई बटा कैपिटल ई इंटू 100%। ठीक है, ये देखा अपन ने, ई का मान ये लगा दिया सूत्र, अब ई का मान रख दो, कितना आया 5 वोल्ट आया, कैपिटल ई 20 दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे, तो दक्षता कितनी आएगी बच्चों? 25%। ठीक है, दक्षता बच्चों यहाँ पे आ गई 25%, ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, दक्षता का मान 25% आ गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने ये ईएमआई वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो ये ईएमआई जो चैप्टर है कंप्लीटली फिनिश हो गया है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन इस पे हम डाउट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुछ अपन ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टेज 1 में ये, स्टेज 2 में वाले क्वेश्चन, स्टेज 3 में ये, स्टेज 4 में मेडिकल का 7th, इंजीनियरिंग का 1st एंड 4th, इन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। करने तो बहुत सारे थे, आपको बताया था मैंने कौन कौन से करने हैं, मतलब जो पहले आपको इसे पिछले वाले टेस्ट के अंदर मैंने टिक कराए थे ईएमआई पार्ट फर्स्ट के। ठीक है, उन क्वेश्चंस के अलावा सारे यहाँ करने ही सही। ठीक है, अब उनमें से जो जो अपन को डिस्कस करने क्लास के अंदर, इन क्वेश्चन को अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों उसमें पहले स्टेज नंबर 1 में अपन देखें, स्टेज नंबर 1 में क्वेश्चन 39। देखिए क्वेश्चन 39 क्या कहना चाहता है आपसे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2 ट्रेन्स मूव कर रही हैं। ठीक है, 2 ट्रेन्स यहाँ मूव कर रही हैं, जो कि यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। हमें यहाँ पे इसकी रीडिंग फाइंड करनी है। व्हाट इज रीडिंग ऑफ मिली वोल्ट मीटर, ट्रेन पासेस स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और चाहे मैग्नेटिक फील्ड की मैंने आपको वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड को हम जानते हैं ट्रेन मूव करेगी तो जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कट करती मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? ईएमएफ फाइंड करना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे वो कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन देखो 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पहले आपको वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। वेलोसिटी कितनी की मैंने आपको यहाँ पे? वेलोसिटी की मैंने 180, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जो कितनी जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब अप्लाई कर देंगे E इक्वल टू, अब यहाँ तो वर्टिकल कंपाउंड कटिंग होगी यहाँ पे, तो E इक्वल टू क्या आएगा? BV/VL। ठीक है, तो BV हमें कितना की मैंने यहाँ पे 0.2 इंटू 10⁻⁴, 0.2 इंटू 10⁻⁴ ये की बने इंटू वेलोसिटी अपन देख ली 50 है, लेंथ हमें दे रखी यहाँ पे 1। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ वोल्ट, मीन्स 1 मिली वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 25 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में उत्पन्न होने की दर ज्ञात करनी है आपको, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हम जानते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा उत्पादन की दर, ये किस बताती है? पावर को, शक्ति को बताती है। तो हमें क्या फाइंड करनी है? पावर फाइंड करनी है। तो पावर आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बस फोर्स इंटू वेलोसिटी करनी है। फोर्स आपको दे रखा है 25 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी की बने यहाँ पे आपको? वेलोसिटी की बने 2.5, बस ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा वाट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है। ठीक है, इसके साथ में सीरीज में आपने एक इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, प्रेरकत्व जोड़ रखा है और यहाँ पे डीसी सोर्स कनेक्टेड है। क्लियर? अब कह रहा है इसमें हम आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्टर में आयरन रॉड इंसर्ट कर रहे हैं, मिस म्यू आर को इंक्रीज कर रहे हैं। आप जानते हो आयरन रॉड एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका म्यू आर हम जानते हैं वेरी हाई होता है। तो जैसे आप इसके अंदर इंसर्ट करते आओगे
अंदर इफेक्टिव मीडियम क्या होगा, इंक्रीज, मतलब म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो म्यू आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उससे एल भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम देखें क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा कि यहाँ पे बल्ब की इंटेंसिटी को मैक्सिमम टाइम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में यहाँ पे म्यू आर को आप इंक्रीज कर रहे हो, म्यू आर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो म्यू आर इंक्रीज करने से क्या होगा, एल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, कैपिटल एल इंक्रीज होगा। और जो अपन जानते हैं कैपिटल एल क्या करता है, करंट में चेंज होने का अपोज करता है। ठीक है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, चेंज इन करंट का अपोज करता है, तो एल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट या कहते हैं रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज इन करंट डिक्रीज, मतलब जो करंट पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, जो करंट पहले जल्दी जल्दी बढ़ रही थी अब वो थोड़ा स्लोली बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि करंट में जो चेंज होने की रेट है वो स्लो हो चुकी है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसलिए करंट को मैक्सिमम टाइम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम डिले क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज, टाइम के लिए यहाँ पे इंक्रीज जाएगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर, तो यह जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे व्हील हैविंग मेटल स्पोक्स 1 मीटर लॉन्ग, एक्सल रिम इज रोटेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी इज प्लेन एंड ईएफ गिवन है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना, ओमेगा फाइंड करना है। तो यहाँ पे वही आपने कहा था, कोई रॉड अगर रोटेट हो रही है, ठीक है, उसका सेंटर अपन फिक्स कर रखा है, आउटर एंड को किसी रिंग पर, किसी रिंग के ऊपर अपन उसको रोटेट कर रहे हैं, तो सेंटर और उसकी सर्क्यूमफेरेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना बनता है, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो बस लगाना E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, बस सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, यहाँ से क्या फाइंड कर लो आप, ओमेगा, तो इससे निकल जाएगा, ओमेगा से निकाल लेना। ठीक है, ओमेगा जाएगा। उसका भी क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन 54, चलो इससे पहले क्वेश्चन 46 भी देख लें। क्वेश्चन 46 में क्या है, कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 की बात करें, चलो 46 भी कहता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 46 में रॉड इस तरह मूव कर रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह रॉड मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इसके अंदर करंट जो इंड्यूस हुई है, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुई है आई। ठीक है, इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में है, तो आपसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा इसके अंदर, ये हमें चेक करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल बच्चों आप देखें, हम जानते हैं स्लैप रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, चपेट का नियम अप्लाई करते हैं। फिंगर्स को रखेंगे किधर, मतलब फिंगर्स को हम किधर रखें कि थंब को रखना है वेलोसिटी के अलोंग, और हमें स्लैप चाहिए अपवर्ड चाहिए हमें चपेट, तो हमें फिंगर्स कहाँ रखनी पड़ेगी, अंदर की तरफ, इनवर्ट रखेंगे तभी हम थंब वेलोसिटी के अलोंग रखने पर स्लैप किधर एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो उसमें इंड्यूस करंट होगी वो अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये पोटेंशियल डेवलप होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये इंडक्शन होगा। आई बात समझ में? तो फील्ड क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन इनवर्ड, तो फील्ड क्या होगा यहाँ पे, बी वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ये अपन चेक करके देख लिया। ओके, अच्छा एक छोटी सी चीज ये डाउट ही बनती है कि अपन जानते हैं करंट बच्चों किधर जाती है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, किधर जाती है, प्लस से माइनस, तो फिर यहाँ माइनस से प्लस कैसे जा रही है करंट, सोचिए। तो चलो देखो, करंट प्लस से माइनस फ्लो होती है, बिल्कुल करेक्ट आप सोच रहे हो, लेकिन बैटरी के अंदर आप देखिए सर्किट से घूम फिर के जब बैटरी में करंट एंटर करती है तो बैटरी के अंदर करंट किधर जाती है, माइनस से प्लस की तरफ। बैटरी के अंदर, बैटरी से हम आउटर सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो प्लस से होती माइनस की तरफ आती है, बट बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो माइनस से प्लस की ओर जा रही होती है। तो हम जानते हैं रॉड एक बैटरी से बिहेव कर रही है, तो रॉड के अंदर तो करंट क्या जाएगी, माइनस से प्लस की जाएगी ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बैटरी के अंदर की बात करें तो इससे करंट फ्लो हो रही है। आई बस चलो 46 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर बच्चों आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर का बैक ईएमएफ आपको गिवन है 110 वोल्ट, आर्मेचर करंट गिवन है 90 एम्पियर, ठीक है, और ओमेगा गिवन है 2.5 रोटेशन पर सेकंड, आरपीएस मींस रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, देन पावर डेवलप्ड इज, कितनी पावर, दो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस पावर की अपन बात करें तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एक तो वोल्टेज की और एक करंट की, तो पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई यूज कर सकते हैं, ई इंटू आई। तो ई इंटू आई करेंगे तो ई तो कितना है यहाँ पे 110, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, और करंट कितनी दे रखी है यहाँ पे 90। ठीक है, तो जाएगा पावर इज इक्वल टू, ये जाएगा रिजल्ट। अब जो उसका 55 अपन देखें क्वेश्चन नंबर 55
55 में क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है इन अबव क्वेश्चन द टॉर्क ऑन आर्मेचर कॉइल इज, मतलब हमें यहाँ पे बलागु बताना है, टॉर्क कितना लगेगा ये बताना है, टॉर्क की वैल्यू। तो बच्चों देखिए, आप देखो यहाँ पे हमें पावर पता चल चुकी है, ओमेगा गिवन है। आप जानते हो जिस तरह से अपन लीनियर मोशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, लीनियर मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इन लीनियर मोशन पावर इज इक्वल टू होता है, पावर P इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट इन एंगुलर मोशन मीन्स अगर कोई कोणीय गति हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, एंगुलर मोशन, इसमें पावर P इज इक्वल टू होता है, देखिए F जो यहाँ पे काम F का होता है वही काम यहाँ पे टॉ का होता है। एंगुलर मोशन वो काम टॉ का होता है, और जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी V का होता है वही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा चलो, टॉ इंटू ओमेगा। तो हमें इसका यूज करना है क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पावर तो यहाँ पे फाइंड करी थी, कितनी थी, 110 इंटू 90, ये तो पावर की वैल्यू थी, ठीक है। टॉ हमें कैलकुलेट करना है, ओमेगा की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, 2.5 रोटेशन पर सेकेंड, 2.5 रोटेशन पर सेकेंड गिवन है। तो उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो उसको रेडियन, देखो रोटेशन, 1 रोटेशन में मतलब एक चक्र में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई, 1 रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो रोटेशन को लिख दिया अपन ने 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया आपने इसको, मेरे को, ठीक है। अब यहाँ से आप सोल्व करके इजीली फाइंड कर सकते हैं टॉ इज इक्वल टू, जहाँ पे आंसर दिया हुआ है 630 न्यूटन मीटर, 630 न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया 55। उसके बाद तो फिर स्टेज नंबर सेकंड अपन देखें, स्टेज नंबर सेकंड में कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इसको देखें, क्वेश्चन 36 को, क्वेश्चन 36 स्टेज नंबर सेकंड। तो स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 36, यस ये रहा क्वेश्चन 36 बच्चों। इसमें आपसे कह रहा है कि 2 ट्यूब्स हैं, इससे मूव करा रहे हैं, देखो 2 ट्यूब्स को, ठीक है। एक तो ये ट्यूब है, ठीक है, और एक दूसरी ट्यूब ये है, इनको अपन इसे मूव करा रहे हैं इस तरह से। इस फर्स्ट ट्यूब को मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, और सेकंड ट्यूब को इस तरह मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, ठीक है। इन दोनों ट्यूब्स को हम आप मूव करा रहे हैं, क्लियर। और फील्ड यहाँ पे किधर देगा बच्चों, इनवर्ड, फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड आपको दे रखी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस ट्यूब के अंदर देखें किस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होगा, फिंगर्स को रखें इनवर्ड, थंब को वेलोसिटी अलोंग, तो अपर एंड बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इस ट्यूब के अंदर तो यहाँ पे इस तरह से अपर एंड पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगी इन वैल्यू ई, ठीक है। और इसको अपन देखें, फिंगर्स को रखें इनवर्ड, थंब को रखें वेलोसिटी अलोंग, तो डाउनवर्ड वाला एंड बनेगा पॉजिटिव, मींस डाउन साइड में पॉजिटिव आएगा, अप साइड में नेगेटिव आएगा, इस तरह से ई, क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन बन रही है इस तरह से, ये ई। अब यहां से हम देखो ये इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, यहां फाइंड करना है इफ ईच ट्यूब मूव टुवर्ड्स सेंटर देन ईएमएफ इंड्यूस इन सर्किट। अब इस पूरे सर्किट में जो नेट ईएमएफ है आपको फाइंड करना है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये ई और ये देखो दोनों एक दूसरे सपोर्टिंग नेचर के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। यहाँ से ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू 2e हो जाएगा, ये ई नेट इज इक्वल 2e और 2 इंटू BVL, ये आ जाएगा रिजल्ट। एल क्या बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ है, ये इस एंड से लेकर इस एंड तक की विड्थ बता रखी है, विड्थ का मान एल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो बता रखी है, डिस्टेंस आपको एल दे रखी है, डिस्टेंस एल है ये, ठीक है। तो एंड से एंड तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल, तो 2BVL, ये बन जाएगा रिजल्ट, सेकंड आंसर हो जाएगा 36 का। 36 के बाद देखें 39, हॉरिजॉन्टल टेलीग्राफ वायर गिवन है यहाँ पे, इसकी लेंथ 0.5 किलोमीटर गिवन है, मतलब हॉरिजॉन्टल वायर है, ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसको छोड़ेंगे, छोड़ते से नीचे आएगा, नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो आपसे कह रहा है कि इसके अंदर जब ये कितना गिर जाता है, यहाँ पे 5 मीटर हाइट तक गिर जाता है, तो उस टाइम इसके अंदर हमें फाइनल इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी। तो सिंपल बच्चों, इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर 39 में, ये आपको मैंने क्लास में कराया भी था, मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ के, ठीक है, कोई भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर रॉड का जो मोशन है, उसमें क्वेश्चन कराया भी था ऐसा कि ऊपर से एक वायर गिर रहा नीचे, ठीक है। तो उसके अंदर पहले वेलोसिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, v इक्वल टू √2gh करके, √2gh से निकाल लेंगे वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी √2gh आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन को 2g की वैल्यू 10 दे रखी है और हाइट 5 है, तो वेलोसिटी कितने की होती है यहाँ पे, ये 10 इंटू 10 100 का रूट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे
यहाँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, तो बी वी एल करेंगे, ई इक्वल टू बी वी एल अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी वी एल अपॉन आर कर देंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 2 इंटू 10 पावर -5, 2 इंटू 10 पावर -5, एंड वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे इसके अंदर, ये निकालिए वेलोसिटी 10 निकाल ली अपन ने। लेंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है 0.5 किलोमीटर, मतलब 0.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर, डिवाइड बाय आर, रेजिस्टेंस आर कितना है 2.5 ओम, 2.5 ओम। तो इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो बस डिवाइड करने पे निकाल लो आंसर, 0.04 आ जाएगा आंसर ये। 0.04 एम्पियर, ये आ गया सर रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन 39। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 44, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है बच्चों। इससे देखिए यहाँ पे इसको अगर अपन एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग शो करें, देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस शो कर रहे हैं, एक्स वाई एंड ये जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस गिवन है आपको इस तरह से। अब यहाँ पे इसमें देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है उसको अपन अलग अलग शो करें, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बच्चों, इस डायरेक्शन में तो ये बी एक्स कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में ये बी वाई है, एंड इस डायरेक्शन में बी जेड। इन सब की वैल्यू आपको गिवन है बी एक्स बी वाई बी जेड। बी एक्स कितना है, मतलब आई का मल्टीप्लायर 3 है, वाई जे का मल्टीप्लायर 4 है, एंड के का मल्टीप्लायर यहाँ पे 5 है, ये बी जेड के। ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉड है ये 5 मीटर इसकी लेंथ है, और ये कहाँ रखी है बच्चों, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखी है इस तरह से। ये रॉड है वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह रखी है रॉड, ये ठीक है। ये एल इसकी गिवन है आपको 5 गिवन है, 5 मीटर इसकी लेंथ गिवन है। अब इसको मूव किधर करा रहे हैं हम, एक्सिस की तरफ, इसको इस डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हो विद वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। तो जो अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इसको अपन 1 मीटर पर सेकंड से मूव करा रहे हैं। अच्छा गौर से देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये वेलोसिटी तो किसके अलॉन्ग है, एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग, तो इसलिए इस एक्स कंपोनेंट की वजह से तो ईएमएफ डेवलप होगा नहीं, तो ये किसी काम का नहीं है। ऐसे जो लेंथ है इसकी, लेंथ डी वाई कंपोनेंट के समांतर है, इसके पैरेलल, इसलिए इसकी भी कटिंग नहीं होगी। कौन बचा, बी जेड, इसकी परपेंडिकुलर कटिंग हो रही है, लेंथ वेलोसिटी एंड ये कंपोनेंट तीनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, केवल बी जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या जाएगा, बी जेड वी एल। तो बी जेड कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 1, लेंथ इज 5, तो कितना जाएगा चाहिए 25 वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ई इक्वल टू 25 वोल्ट आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है, इसका एरिया गिवन है। ठीक है, 100 टर्न्स, टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम। तो जो उसको हम इस तरह मैग्नेटिक फील्ड मूव करा रहे हैं, 1 सेकंड में उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है, कितना कार्य करना पड़ेगा उसको पूरा बाहर निकालने में, ये हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो वर्क डन इक्वल टू आप जानते हैं, आपको पहले समझाया था क्या होता है, वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट उससे पहले फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, आई एल बी की हेल्प से। ठीक है, अब फोर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें करंट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले अपन निकालते हैं करंट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर जो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 में अपन आई फाइंड करेंगे, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर। आई इक्वल टू ई अपॉन आर मीन्स अगर इसका मैग्नीट्यूड अपन देख लें तो डेल्टा फाई अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। वैसे तो नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, डेल्टा फाई अपॉन आर। तो जो जब यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए के बराबर। कि पहले तो यहाँ पे पूरा बी इंटू ए फ्लक्स क्रॉस हो रहा था, अब कितना क्रॉस हो रहा है, 0, कि पूरा बाहर निकल गया है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, तो बी इंटू ए अपॉन आर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 टेस्ला है, तो 0.4 रख दी। ठीक है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है इसे कितना है, 2.5 इंटू 10 पावर -3, 2.5 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, डिवाइड बाय आर, आर रेजिस्टेंस कितना गिवन है 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों अपन, ये वैल्यू आएगी करंट की वैल्यू आएगी। चलो अपने आप कर लेना सॉल्व, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, करंट। ठीक, करंट निकाल के फिर अपन निकालेंगे फोर्स, एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी। अब आई तो आपने आप पुट कर ही दी, लेंथ यहाँ पे कितनी आएगी, आई तो यहाँ से पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आई की। अब यहाँ पे लेंथ बच्चों यहाँ पे एरिया गिवन है, कितना गिवन है एरिया, 2.5 इंटू 10 पावर -3। अच्छा इसको यूँ सोच सकते हैं अपन 25 इंटू 10 पावर -4, एक ही बात है, 2.5 इंटू 10 पावर -3 बोले या 25 इंटू 10 पावर -4, ये एरिया है। इसका कर दो रूट, क्योंकि हम जानते हैं एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, तो उसका रूट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 5 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगी।
5 इंटू 10⁻⁻2 तो 25 का रूट तो 5 हो गया, 10⁻⁻4 का 10⁻2 हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में कितना गिवन है यहाँ पे 0.4 ही सही, 0.4, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे फोर्स की, करंट यहाँ से आ गई है, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो बाहर निकल के आएगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपनी लेंथ के इक्वल, जो इसकी वन साइड है, जितनी इसकी भुजा की साइड है, भुजा की लंबाई है, उतना है बाहर निकल के आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है एल, तो फोर्स यहाँ से रख देंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से वर्क डन आपको ऑप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन में आंसर आएगा 1 माइक्रो जूल, ये करेक्शन है इसके अंदर, ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। तो करेक्शन कर लेना, इसका आंसर थर्ड कर लेना, पीछे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 48 तक, ठीक है बच्चों। चलो खैर आज के लिए इतना वो थे, टाइम काफी हो गया है, फिर अपन चलो कल आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। ये 51 से लेकर आगे ये जो क्वेश्चन है कल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बाकी सारे क्वेश्चन करना ही खैर, ये अपन कल डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगा, फिर अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट, ओके। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।